प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। शुक्रवार के बाद शनिवार और शनिवार के बाद रविवार के विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस हफ्ते मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, ये वस्तुतः मेरे लिए ही नहीं, मेरे तमाम जितने भी दर्शक हैं और जिन्होंने भी अभी तक मुझे देखा है, उनके लिए पूजनीय है और उनके लिए श्रद्धा की और साक्षात सरस्वती की प्रतिमूर्ति हो सकती है। मैं तो इन्हें यही कहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे जो स्नेह, जैसे जो मेरे घर में मेरे मम्मी के द्वारा, मेरे माताजी के द्वारा दिया जाता है, इन्होंने मुझे देखा नहीं है सामने से ऐसे कभी, ना मैंने कभी इन्हें देखा है। और पर कमेंट के माध्यम से बाकी की चीज़ें, जो जैसे एक भाव जो है वो ऐसा वाला है कि वो स्नेह जो है वो मातृतुल्य ही है, उससे जरा भी कम नहीं है। मेरे स्वास्थ्य के कमज़ोर होने पे अपने घर में पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना और अभी तक लगातार हमेशा मेरी चिंता करना, एक मातृतुल्य माता के सदृश भाव बना करके रखना और हमेशा मेरी खैरियत पूछना। दरअसल ये कुंडली मुझे बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी, पर परमात्मा की इच्छा नहीं रही होगी शायद, या फिर ये कह सकते हैं कि दिमाग में नहीं आया कभी, या मुझे नहीं लगा कि इनको भी कभी जो है वो मेरी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो सबको देता है उसको कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्होंने मुझे बहुत दिया है और बहुत देने का मतलब आशीर्वाद दिया है, और ये मातृतुल्य हैं। इनके सुपुत्र जो हैं वो अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और शायद हो ही गई है, उनकी पढ़ाई खत्म ही हो गई है। और इनकी कुंडली, जिनका नाम है SS त्रिवेदी, इनका कमेंट आप मेरे कार्यक्रम के आरंभ से लेकर के अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब आप नहीं देखेंगे। और ये जितने दिन से मैंने चैनल बनाया है और जब से इन्होंने मुझे देखना शुरू किया है, तब से ये मेरे साथ जुड़ी हुई और मेरे सुरक्षा में हमेशा खड़ी रहती है। जब कोई मेरे विपक्ष में बोलता है या कई कमेंट जब ऐसे आते हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये कुंडली मेरे सामने आई और मैं अपना भाग्य समझता हूँ कि बड़ा हुआ है, और आज के बाद तो मुझे और भी ज़्यादा परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाने वाला है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आइए आप लोगों को इनकी कुंडली से मिलाता हूँ। दरअसल ये मेरे कार्यक्रम जो भी मैं बनाता हूँ उसका सार निचोड़ लिखती हैं व्हाट्सएप स्टेटस में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इतना गंभीरता से और इतने मजबूती से उसको लिखने का, पूरे इमोजीज डाल करके और उसमें भाव के साथ बना करके लिखना, आप देख रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत होता है। और प्रत्येक दिन डालना, एक भी दिन गैप नहीं करना। जितने कार्यक्रम, और प्रत्येक सुबह और शाम दोनों वाले कार्यक्रम के स्टेटस अलग लिखते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब ये स्टेटस नहीं डालती हैं तो कई बार इनके जो देखने वाले लोग हैं वो पूछने लगते हैं कि आज आपने स्टेटस नहीं डाला है। ऐसी भी हालत होती है। तो आइए मैं आपको मिला देता हूँ। इनकी प्रशंसा में मैं चाहे पूरे बोल दूँ, पर फिर भी वो वक्त कम ही पड़ जाए, क्योंकि माताओं की प्रशंसा चाहे कितनी भी करी जाए, उनकी ख्यातियाँ, उनके जो भाव होते हैं, उनको कभी भी लिखे नहीं जाते और ना ही वो बताए जाते हैं। वो सिर्फ भाव मन में भरे होते हैं। आइए मैं आपको इनकी कुंडली से मिला देता हूँ। इनकी कुंडली से मिलाता हूँ। सबसे पहले मैं पंचांग तो बाद में पढ़ूंगा, थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले एक बड़ी अद्भुत बात है, जब मैंने इनकी कुंडली देखी और फ़ोन लगाया तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली कन्या लग्न की है क्या? तो इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर महिलाएं कन्या लग्न की हो जाती हैं तो ये अच्छी बात होती है। और मातृत्व का गुण तब ज़्यादा और झलकता है जब जन्म कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही होकर के बैठे हों बुध के साथ। ये यहाँ पे दशम भाव के अधिपति के साथ बैठे, चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे, लग्नेश दशम स्थान में बैठ जाएं, ये लक्ष्मी योग तो होता ही है, साथ ही साथ ये थोड़े कमजोरीपन के साथ, और चंद्रमा जो इस कुंडली के लिए लाभेश होते हैं, लाभ के अधिपति होकर बैठे। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? इस कुंडली की सबसे अच्छी बात हो सकती है लाभ और लग्न के अधिपति का एक साथ आना। इस कुंडली की
सबसे अच्छी बात में से दूसरी सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि जन्म कुंडली में सूर्य का यहाँ बैठना और मंगल के राशि में बैठना, जहां के अधिपति मंगल इस भाव से चतुर्थस्थ बैठे हैं राहु के साथ, थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, लेकिन ये लाभ देंगे, ये अलग तरीके का लाभ देंगे जो व्यक्ति को कई तरीके से श्रेष्ठ बनाने में कारगर होंगे, वो बात भी बताऊंगा। आप जरा गौर से देखें तो इनकी कुंडली में लग्न खाली, दशम खाली और सप्तम खाली है, पंचम खाली है और नवम भी खाली है। चंद्रमा अपने लाभ भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे, ये महाभाग्यशाली योग बनेगा। चंद्रमा के ठीक 4 घर आगे का भाव खाली, जिसके अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। मतलब अगर आप देखें तो लाभ भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उससे 4 घर जो आगे घर बनता है उसके अधिपति षडाष्टक में बैठे हैं। ये व्यक्ति के डेली बेसिस के इनकम को कमजोर कर सकता है, पर व्यक्ति के पास संतुष्टि का भाव देता रहेगा और व्यक्ति की एजुकेशन जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। कई बार आगे जाकर के छूट जाए और फिर बाद में जाकर के व्यक्ति को पढ़ने का मन करता है, ऐसा होता है, क्योंकि गुरु की बात अगर करेंगे तो शिक्षा को उसमें देखना जरूरी होता है। शनि यहां नीच के होकर के बैठे हैं, जहां के अधिपति मंगल शनि की राशि में और वो शनि मंगल की राशि में। मतलब ये जो परिवर्तन हुआ ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि 2 पापक ग्रह और क्रमशः दोनों अपने आप को विशेष पापक समझना या सामने वाले को बताना चाहते हैं, लेकिन ये इस कुंडली की सबसे अच्छी मजबूती में बदल गई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ये फुल मून की भांति हो जाते हैं बड़े अच्छे। इस कारण से यहाँ पे दाम्पत्य को और डेली बेसिस के इनकम को इन्होंने सवाल पूछा था। पहले एक बात बताता हूँ, जरा सोच के देखो, मैं थोड़ी सी बात इनके बैकग्राउंड पे आपको लेके आऊं। एक ऐसा घर जहाँ पे महज बहुत ही कम पैसों में जीवन बीत रहा है, बेटा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और जहाँ पे 1 रुपए भी नहीं लगे, मुश्किल से 2000 2500 उसको लगते हैं सरकारी क्षेत्र में, डॉक्टर सरकारी कॉलेज से, और अब उनको पैसे भी मिलने शुरू हो गए। मुश्किल से बहुत कम पैसों पे इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। बेटे ने भी पढ़ाना शुरू करा, जो भाई साहब हैं, पढ़ाना शुरू करा और साथ में ट्यूशन दिया, अपने जद्दोजहद में लगे रहे, जीवन को पटरी पे लाने का भरपूर भरसक प्रयास किया और उसके बाद डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने वाले हैं। माता पिता एक सामान्यतया बड़े ही कुलीन परिवार से आते हैं, खानदानी होते हैं, पर फिर भी छोटी सी आय में किस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करके रखना है, ये सारी चीज़ें इस कुंडली में देखने को मिल जाती हैं। और कन्या लग्न की जातिकाएं बड़ी अच्छी होती हैं और वस्तुतः चूंकि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैं स्वयं कन्या राशि का हूं और धनु लग्न का हूं। कन्या राशि, धनु राशि और कन्या लग्न, ये बिल्कुल ही उलट जाती हैं चीज़ें। इस वजह से इस कुंडली का फलादेश करना मेरे लिए बड़ा आसान होगा और बड़ा सरल भी होगा। पर इस व्यक्तित्व के लोग जो कन्या राशि के होते हैं वो ढूल मूल होते हैं, बदल बदल से जाते हैं, या फिर कई बार वो हमेशा ही, मैंने कहा था एक कार्यक्रम में, एक बात कही थी मैंने अपने बारे में कि जब मैं छोटा था अपने मौसा मौसी के लड़के के साथ जब खेलता था, जो 4 कोने होते थे और हम 5 होते थे खेलने वाले। जब मेरी मौसी की लड़की चोर बन जाती थी तो मैं अपना कोना छोड़ करके स्वयं चोर बन जाता था। उसकी प्रकृति सिर्फ मेरी ही नहीं है, वो प्रकृति यहां भी देखने को मिलती है, जहां व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए, आपको बताऊं, जब मैंने कहा कि इस बार इस रविवार के कार्यक्रम मैंने आपकी कुंडली चुनी है, तो इन्होंने कहा कि देख लेना कहीं मैं किसी दूसरे के जगह पे तो नहीं आ रही हूं। अब सोच के देखो कि कितना वात्सल्य है और कितना व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है। अरे बात बताऊं, एक बात बताता हूं, दरअसल ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को मिटा करके दूसरे को सुगंधित और सुगंध देना चाहते हैं। ये काम चंदन का होता है, जिसकी यात्रा हमेशा ही अजगर से संपन्न होती है और आरंभ होती है। उसको होता है ना, जैसे भुजंग उसको लपेट करके रखता है, सर्प, और वो भी अजगर, जिसको सोच करके ही डर लग जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों से लड़ करके व्यक्ति
अपने आप को सुगंधित कर लेता है और हमेशा ही दूसरों के लिए, हमेशा ही दूसरों, क्योंकि मैं भी उसी व्यक्तित्व का हूं, हमेशा ही दूसरों के लिए लड़ता रहता है, हमेशा ही दूसरों के लिए अपने आप को घसीटता रहता है और खुद को चंदन बनाता रहता है, हमेशा ही अपने आप को पीछे रखता है, सामने वाले को आगे रखता है। ये भाव और भी ज्यादा क्यों आगे बढ़ जाए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ बैठ रहे हैं और उस पे केतु की दृष्टि हो रही है, बुध जो है वो जन्म कुंडली में चंद्रमा। अब एक बात जो एक कमजोरी हो सकती है, दशम भाव, सप्तम भाव जो है वो दाम्पत्य का होता है, और दाम्पत्य से आप जब 10 घर आगे बढ़ते हैं तो चतुर्थ भाव आता है। अब यहां से चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु जो हैं वो देखिए तुला में बैठे हैं, और अगर इस कुंडली में, मैं नक्षत्र पे भी चर्चा करूंगा थोड़ी देर के बाद, पहले भाव पे चर्चा कर लेता हूं, ग्रहों पे चर्चा कर लेता हूं। तो दशम भाव, सप्तम भाव जो है वो पति का होता है। इससे जब आप 10 घर आगे बढ़ते हैं तो पति का व्यवसाय ये दिखता है, मतलब पति का कर्म क्षेत्र, क्रियात्मक जो गतिविधि है, जो वो कहां जहां से पैसे कमाते हैं। इस भाव के अधिपति तुला के हैं और उस पे राहु की दृष्टि है। उस भाव से ठीक आगे शुक्र और सूर्य बैठे हैं जो इनको कंफ्यूज करेंगे, और इस भाव के ठीक ऊपर, इस भाव के ऊपर जो है वो शनि की उच्च दृष्टि पड़ रही है, और इस भाव से चतुर्थस्थ चंद्रमा और बुध व्यक्ति के पति के व्यवसाय को कंफ्यूज करेंगे, या व्यक्ति के पति के स्वयं जो भी जैसी भी स्थिति हो उसमें वहां पे धूल मूल एक अलग तरीके का शांति दिख जाता है, और एक अलग तरीके का संतुलन दिख जाता है। जहां कुछ भी ना आए फिर भी व्यक्ति आराम से दुकान पे बैठ जाने का प्रयास कर लेता है। इनकी मोटर पार्ट्स की दुकान है पर वहां से आमदनी नहीं होती, फिर भी दोनों जन झोपड़ी में बड़े अच्छे और आराम से महलनुमा जिंदगी बिता रहे हैं। वस्तुतः ये झोपड़ी नहीं है, वो उसमें जो एक भाव होता है संतुष्टि का, अगर वो नहीं है तो वो महल भी, आप चाहे कितने गुची के बैग लटका लो, पता नहीं मोची के चप्पल जूते पहन लो, पर आराम तो तब तक नहीं होता है जब तक आपका अंतर्मन सुदृढ़ और मजबूत और बिल्कुल ही वहां पे शांति ना हो। वो शांति कहां से आती है? जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से। मेंटल पीस का कारक अधिपति ग्रह जो यहाँ पे, इसी वजह से पति जो है वो कई बार नौकरी छोड़ देते हैं, कई बार वो एक जगह, और वो भी सरकारी नौकरी, कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां पे नवांश कुंडली में आप देखें तो मंगल, केतु और शुक्र के साथ बैठे हैं। यहाँ के अधिपति शुक्र जो हैं वो जन्म कुंडली में यहीं बैठे हैं, और यहाँ मंगल जैसा ग्रह बैठा है जो लग्नेश स्वयं है। अगर यहाँ पे, चूंकि यहाँ के जो अधिपति हैं वो गुरु तुला के बैठे, इस वजह से पति जो है वो व्यवसाय करने वाले। ये कारण था कि व्यक्ति के पति अगर व्यवसाय करने वाले होंगे भी, मतलब नौकरी करने की स्थिति बनेगी भी, तो भी वो व्यवसाय पे ही आकर के टिक जाएंगे। उनको स्वतंत्रता पसंद है और वो दरअसल लिबर्टी चाहते हैं। वो किसी भी तरीके से अपने आप को किसी भी नियम में, कानून में, किसी भी मतलब नियम कानून कहने का मतलब ये नहीं, उनके ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव उनको भाएगा नहीं, और वो वस्तुतः किसी भी तरीके से अल्हड़पन में एकदम बिल्कुल वैरागी और बिल्कुल अलग तरीके के भाव में अपने आप को मगन रखने वाले बना देते हैं। वो गुरु है जिसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसको सिर्फ उतनी चीजें पता है कि मुझे जीवन ऐसे जीना है, बाकी वो बहुत ज्यादा ढोंग ढकोसला में अपने आप को न तो रखना चाहता है और न तो उसको वो चीजें पसंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर शनि की उच्च दृष्टि पड़ रही है, जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल बना देता है, ऑब्जर्वेटिव बना देता है, कीन ऑब्जर्वेशन का मालिक बना देता है, और बहुत ही ज्यादा अनुशासित बना देता है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहने वाला बना देता है, और हमेशा ही बहुत ही ज्यादा एकदम सामने वाले को पढ़ने के लिए तैयार रखता है। मतलब अपने आप को पढ़ना भूल गए और सामने वाले को पढ़ लिया, और बहुत अच्छे तरीके से उसकी मदद के लिए तैयार भी हो गए। झोली में ये नहीं देखा कि मेरे कितने घर हैं, सिक्के हैं, पर देने वाले को और जिसको आवश्यकता है उसके लिए हमेशा व्यक्ति तैयार रहा। ये स्वयं सारी चीजें पति और पत्नी दोनों में सामान्यतया देखी जा सकती हैं, माता और पिताजी दोनों में ही ये बातें देखी जा सकती हैं। और निसंदेह एक बात बताता हूं, दरअसल ये कन्या लग्न की जातिकाएं, और इसकी तुलना अगर मैं सिंह लग्न से करूं
अगर यही कुंडली सिंह लग्न की होती तो फिर शायद मैं इतनी प्रशंसा नहीं करता। और अभी इस कुंडली की मैं जितनी भी प्रशंसा करूंगा मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ये मुझसे जुड़ी हैं, या फिर इन्होंने मुझे भाव दिया है, या फिर इन्होंने मुझे देखा है, इन्होंने मुझे बड़ी स्थान रखी है, मेरा मान रखा है, या फिर मुझे ये इन्होंने लाड प्यार दिया है, बल्कि ऐसा नहीं है। वस्तुतः अभी 3 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक कुंडली आई थी सिंह लग्न की, जिनके हेलो बोलने से मैं जान गया था कि ये जातिका असंतुष्ट है और निस्संदेह उनका दाम्पत्य बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था। मैंने उनको अगर तसल्ली देते हुए ये बात कही कि आपको सबसे पहले खुद के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, वो टपक से बोल देती हैं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपका फलादेश गलत है। ऐसा सिर्फ इसलिए व्यक्ति कह सकता है क्योंकि वो सिंह लग्न का है। और वस्तुतः अगर जातकों में कोई श्रेष्ठ रहा है तो निस्संदेह कर्क, और निस्संदेह मीन, और निस्संदेह धनु, और निस्संदेह मकर कुंभ। सिंह भी ठीक है, पर जातिकाओं में कभी भी सिंह नहीं होना चाहिए। ये संतुलन की बात नहीं, यहां पे आप कट्टर हो जाते हैं, यहां पे आप बहुत ही ज्यादा फर्म हो जाते हैं, यहां पे आप बिल्कुल ही असंतुलित हो जाते हैं। क्योंकि स्त्रियों का एक स्वभाव होता है बेसिक, जो कन्या लग्न में पूरे तरीके से देखने को मिल जाता है। अगर वो सिंह की होंगी तो थोड़े से पुरुषोचित हो जाएंगी। हालांकि अगर आप कन्या लग्न के जातक की बात करेंगे तो उनमें भी ढूलमूल तरीके से स्त्रीपना इतना ज्यादा समाया रहता है कि कई बार वो अपने वास्तविक बिहेवियर को छोड़ देते हैं और कई बार वो पुरुषोचित ना होकर के स्त्रियोचित ज्यादा हो जाते हैं। यही बात अगर हम कन्या लग्न के जातिकाओं की करते हैं तो उनमें संपूर्णतया एक स्त्री का गुण विद्यमान रहता है और इस वजह से वो स्त्री होने का संपूर्ण फल देती हैं और संपूर्ण एहसास करा जाती हैं। स्त्रियों का स्वभाव ममत्व से भरा हुआ और बिल्कुल ही भाव और भावना से भरा हुआ होता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा और जिसकी कुंडली में बुध हो वो निस्संदेह बिल्कुल ही दूसरों के लिए घिसने वाला, समर्पित होने वाला और ऐसा भाव रखने वाला होता है। वाणी बड़ी अच्छी, नक्षत्र मूल का दोनों ने पकड़ा है। चंद्रमा 0 डिग्री के, तो अब यहाँ पे अमावस्या दोष लगे, इस कारण से बुध जो है वो 6 डिग्री के और चंद्रमा जो है वो 0 डिग्री के। अब यहाँ पे जो है वो अलग तरीके का भाव बनेगा जहां व्यक्ति की कुंडली में लाभ के अधिपति लग्न के साथ चतुर्थ में देंगे सब। इस वजह से ही तो आवश्यकता की सारी पूर्ति हो जाती है। ये आवश्यकता का पूरा होना दिखाता है। यहाँ के अधिपति अमावस्या दोष में है। आर्थिक विपन्नता के बावजूद भी व्यक्ति के सारे काम होते रहेंगे और कभी भी ऐसा भाव नहीं आएगा कि नहीं मेरा ये नहीं हुआ, नहीं मेरा ये नहीं हुआ। चंद्रमा मूल के बैठे हैं यहाँ पे, गेहुआ रंग, बहुत ज्यादा ऊंचा कद नहीं, सामान्यतया ठीक ठाक होता है। हालांकि ये क्षेत्र विशेष पे भी निर्भर करती हैं बातें, पर व्यक्ति के एजुकेशन में कई बार थपेड़े आते हैं, उसको सहता हुआ वो पूरा भी करता है, संतुलन पैदा करना चाहता है और होती भी हैं चीजें, दूसरों के लिए अपना सब कुछ देता है। और एक बात जो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि कला में, हिंदी साहित्य में रुचि बड़ी बेहतर होती है। उसके बाद व्यक्ति जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में, या तो कई बार वो जो उसके स्वप्न अपने होते हैं वो स्वयं पूरे ना कर पाए तो उसके आने वाले संततियों के बारे में ये बात कही जा सकती है कि वो उनके स्वप्न पूरा कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी कई बार देखी जाती हैं। आपने गौर नहीं किया, लग्न के अधिपति चतुर्थ भाव में लाभेश के साथ, धन भाव के अधिपति अब एक घर आगे सूर्य के साथ जो कि 12 में। अब इस बात को समझना है कि वस्तुतः धन भाव के अधिपति शुक्र और 12वें भाव के अधिपति चंद्रमा, ये दोनों एक साथ जन्म कुंडली में यहाँ पे आपके पराक्रम का संपूर्ण परिणाम नहीं मिल रहा है। कारण क्योंकि यहाँ के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में शत्रु के साथ परिवर्तन तो कर रहे थे पर राहु के साथ थोड़े से जला भी रहे थे और वस्तुतः यहाँ की स्थिति थोड़ी कंफ्यूजन में, मतलब ये मंगल जो है वो यहाँ पे बैठ करके उतने परेशान नहीं करेंगे, ये अपना देंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे, पैदल चल करके हो, किसी भी तरीके से ड्यूटी पे एकदम पंक्चुअलिटी की मतलब मिसाल बन जाए व्यक्ति। लेकिन जब देने की बारी आती है तो सामने वाला उतना नहीं देता है, या कई बार हमें कम पैसों पे ही अपना रोजगार बना करके रखने की नौबत आ जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहां पे 2 ऐसे ग्रह बैठे हैं जो कई बार व्यक्ति को, हालांकि एक बड़ी अद्भुत बात यहाँ पे ये होगी कि अगर ये सूर्य यहाँ बैठ करके यहाँ नहीं देखते और अगर ये शुक्र यहाँ नहीं देखते तो इन्होंने मुझे बात कही कि आपको भरोसा नहीं होगा पर हमारा कोई भी काम बिगड़ता नहीं है पैसों के कारण, और कई बार हमारा काम कभी भी रुकता नहीं है। वो क्यों हुआ था? परमात्मा की कृपा, भाग्य भाव पे शुक्र की दृष्टि थी जो कि इसी भाव के अधिपति हैं, और वस्तुतः इस कुंडली के लिए वो धन भाव के होने अधिपति होने के साथ साथ भाग्य भाव के भी अधिपति होते हैं।
पराक्रमी व्यक्ति बन गया क्योंकि सूर्य यहां बैठे थे, और धन का लाभ है। वो पराक्रम का संपूर्ण परिणाम क्यों नहीं मिला? क्योंकि सूर्य यहां पे आकर के बैठे थे। वो पराक्रमी क्यों बना? क्योंकि सूर्य यहां बैठे थे। दोनों तरीके का परिणाम देखने को मिल गया। ऊर्जा ज्यादा लगी, अपने आप को प्रूफ करना पड़ा, कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ी, पर वो सारी चीजें होने के बावजूद, कम पैसों पे नौकरी करने के बावजूद भी व्यक्ति के सारे काम क्यों होते रहे? क्योंकि धनेश और भाग्येश दोनों जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे थे, धन को देख रहे थे, भाग्य को देख रहे थे। और किसी भी भाव से एक घर आगे गया ग्रह इस भाव का धन बढ़ा देता है, उस भाव का बल बढ़ा देता है। वहां गुरु तुला के बैठे हैं, पति को कारोबार ही करना चाहिए, पर राहु की दशा है। अब आपको, मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी ऐसी स्थिति आएगी जहां आप रोजगार के पीछे भागेंगे, क्योंकि एक अच्छी दशा आपकी कुंडली में 2022 के 8वें महीने से भी शुरू हो रही है, जहां निश्चित रूप से आप कुछ आशावादी बल या आशावादी प्रवृत्ति धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक ये बात क्लियर रही। अब आपको मैं आइए लेके आता हूं यहां इनकी कुंडली के पंचम भाव पे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीजें यहां पे बनती हैं। पंचम भाव के अधिपति नीच के बैठे, जो कि कभी कभी घसीटी देते हैं। एक सामान्यतया व्यक्ति जो है वो यहाँ पे कभी कभी शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में थोड़ी बहुत पेशेंस का जो है वो एक तरीके से एग्जामिन होता है, जहां व्यक्ति को कई बार देना पड़ता है, अपना वक्त देना पड़ता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि पंचम भाव के अधिपति शनि के ऊपर से गुरु की दृष्टि है, और इनसे चतुर्थ भाव में सम संख्या की राशि बनी है, जो इनकी ही राशि है। और वस्तुतः पंचमेश का अष्टम में जाना कई बार और गुरु से दृष्ट होने से पंचम भाव के अधिपति, यानी कि पंचम भाव क्या है? स्नेह पुत्र का, और पुत्र का दाम जो होता है वो प्रेम होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, ये मिला होता है। पर वस्तुतः वो एक दूरी के साथ मिला होता है। आप कई बार उसके निकट जाना चाहें, या कई बार आप चाह करके भी उसके निकट नहीं जाना चाहते, या होता ही नहीं है, या परिस्थितियां नहीं बनती हैं। मतलब कई बार जब आप जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को देखते हैं, तो द्वितीय भाव में तुला राशि बनी है। अब वहां पे कुटुंबजन जो होते हैं, द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, तो द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, जो कि 12वें भाव के अधिपति होते हैं। तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए 12वें भाव के अधिपति के साथ जब द्वितीय भाव के अधिपति बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं धन का ठहराव कम हो जाता है, या धन उतना ही आता है जितना कि बन सके या काम बन सके, रुकेगा नहीं, पर उतने ही होते हैं। तीसरे नंबर पे आपके जितने भी निकटतम सहयोगी होते हैं, वो कई बार आपके लिए तभी खड़े होते हैं जब आपके पास चीज रहे, और कई बार उनके पास व्यवसायिक दृष्टिकोण भी हो जाता है। आप कई बार अपना दे दे करके वक्त नुकसान भी कर चुके होते हैं, बाद में पता चलता है आपके हाथ में कुछ भी नहीं मिला। ये एक भाव ऐसा बन सकता है। यहां गुरु द्वितीय भाव में तुला राशि के बैठे हैं, मतलब वहां पे शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होगा यहां पर। हां, किसी ना किसी वजह से, क्योंकि उसके सुख, द्वितीय भाव का सुख, ये चौथा पांचवा भाव, इसके अधिपति नीच के हैं। अगर ये गुरु यहां नहीं देखते तो वो होते भी नहीं, या जो अच्छे खासे संबंध थोड़े से बने हैं वो भी नहीं बनते, यानी कि उस पे भी बट्टा लग सकता था। इसका मतलब ये बनता है कि यहां पे पुरुष संतति हो, कई बार एक ही होता है, या कई बार वो डॉक्टर आदि के क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा इनके जो पुत्र हैं भाई साहब, वो डॉक्टर बनने वाले हैं या बन चुके हैं लगभग, और उनके ऊपर गुरु का बल है, पर वो नीच के हैं। इस वजह से एक दूरी रहेगी, जो मानसिक रूप से नहीं रहे, कई बार वो फिजिकली होती है। मतलब वस्तुतः जो है वो डायरेक्ट जो दूरी होती है ना, जैसे ये यहाँ, ये तो यहाँ, ये वाली बात वो रहती है। और गुरु की दृष्टि है तो उसका प्रेम रहेगा। और एक बड़ी अद्भुत बात इनकी कुंडली में जो मैंने देखी है, जो मैं यही बता देता हूं, कि इनकी कुंडली के D7 चार्ट में वृषभ राशि का लग्न बना है। D7 चार्ट मान लीजिए, D7 चार्ट में वृषभ राशि का लग्न बना है, 2 नंबर लग्न में बना है, और कुंभ राशि के मंगल बैठ करके चतुर्थ स्थान को शुक्र को देख रहे हैं। अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का पुत्र और व्यक्ति स्वयं भी कई बार सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास करता है। पुत्र तो सफल हो जाए, पर कई बार माता सफल नहीं होती, या कई बार पिता सफल नहीं होते। इसका एक परिणाम वहां से मिलता है। दूसरे नंबर पे, अगर इस कुंडली के पुत्र के बारे में सलाह कोई लेनी हो, या पुत्र के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना हो, तो मैं उसको सकारात्मक ही कहूंगा, निगेटिव नहीं कहूंगा। ऐसा इसलिए
क्योंकि इस भाव से ठीक पीछे सूर्य बैठे हैं, इस भाव से ठीक 4 घर आगे इस भाव के अधिपति बैठे हैं। हालांकि पापक ग्रह हैं थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ, लेकिन इस भाव के ठीक आगे मंगल राहु, तो व्यक्ति का जो संतान का सुख है, और D7 चार्ट में जो मंगल चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा अनुकूलता को दिखाने वाला और बहुत ही ज्यादा अच्छा कहूंगा। मतलब संतान का सुख संपूर्ण, और व्यक्ति के संतति का सुख उसको मिलता रहता है, और व्यक्ति की संतति भी उसका ख्याल रखने वाली होती है। इस बात की गारंटी है, और इस बात में कोई भी ना नुक्स वाली बात नहीं होगी। दूसरी बात है कि व्यक्ति की कुंडली में जब मैं और भी आगे बढ़ता हूं, तो जब यहां देखते हैं तो मंगल और राहु का संबंध, ये व्यक्ति को साहस दे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग और परिवर्तन राजयोग दोनों एक साथ बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में 12वें भाव पे मंगल और राहु का संबंध बनना व्यक्ति को कई बार मंगल मित्र की राशि को देखेंगे 12वें भाव पे, और चौथी दृष्टि से शुक्र की राशि को देखेंगे, जहां पे शुक्र, सूर्य और मंगल तीनों का प्रभाव होगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि, सूर्य की 7वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि। तो भाग्य भाव पे 3 ग्रहों का प्रभाव, और भाग्य के कारक तुला राशि में और राहु से दृष्ट। इसका सीधा सा अर्थ होगा कि भाग्य का संपूर्ण लाभ मिला है, पर 50 से 70%, 30 अभी भी बाकी है। हो सकता है ये 30 कहीं ना कहीं व्यक्ति को नहीं मिला था, इस वजह से ही थोड़ी रगड़ जीवन में बनी रही। और अगर मिला है तो वो इस वजह से मिला है क्योंकि आपकी कुंडली के लाभेश आकर के जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठे थे। इसका काम इन्होंने पूरा किया था। यहां चंद्रमा की उच्च राशि बनी है, शुक्र की गौण राशि बनी है, जिसपे शुक्र की दृष्टि है। भाग्य को देख रहे थे। इस भाव पे मंगल की दृष्टि थी, जो कि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के अधिपति हैं। त्रिक भाव के अधिपति का, दुह स्थान के अधिपति का दुह स्थान में बैठना अच्छा होता है, खास करके पापग्रह। तो पापग्रह होकर के पापग्रह की राशि में, शनि की राशि पापक और पापग्रह बैठे, इस वजह से व्यक्ति के पास साहस, जीवन जीने की क्षमता, कार्यक्षमता और अपने दम को कभी भी कमजोर न पड़ने देने का भाव, और प्रत्येक विपरीत परिस्थिति को झेलने की ताकत व्यक्ति में स्वतः ही आ जाती है। और एक बड़ी अद्भुत बात यह है कि यहाँ व्यक्ति पंडितों का पूजक, ब्राह्मणों का दाता, पिता जो है वो बड़े ही बब्बर, और पिता का सम्मान, पिता का आदर, पर माताएं जो होती हैं वो कष्ट देने वाली कई बार हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माता के दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन हो जाती है, और वो इसलिए क्योंकि गौर करिए, मैंने अपने लगभग कार्यक्रम में बात कही है कि चंद्रमा और बुध जब एक साथ बैठ जाते हैं, चंद्रमा और बुध एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं, तो कई बार वो भाव कंफ्यूज हो जाता है। इस कारण से भी कई बार ये माता वाला दुख और दंश झेलना पड़ता है। वस्तुतः व्यक्ति को माता से हमेशा ही संबंधों में जो है वो एक अलग तरीके की कोमलता देखने को मिलेगी, पर जो आप देंगे वो उधर से वापस रिटर्न नहीं आता है। माता का सुख है, माता से लाभ है, ये दोनों चीजें एकदम समतुल्यता के साथ आगे बढ़ेंगी, पर फिर भी रिश्तों में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा और बुध बैठे। और वो इसलिए होगा क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि चंद्रमा के पास रोशनी है ही नहीं। दरअसल वो किसी के प्रभाव में आकर के, दरअसल वो किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के आपको भूल जाती हैं और आपको खो देना चाहती हैं या खो जाती हैं, जबकि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आप तो स्वतः ही कन्या लग्न के हैं, जहां पे लग्नेश ही चतुर्थ भाव में बैठे। जितनी भी कमजोरी रही इस कुंडली की, अब आपको पंचांग पे लेके आता हूं। आपकी कुंडली में पंचांग जो बना हुआ है, यहां बना हुआ है दक्षिणायन, ये ठीक नहीं था। कार्तिक, जहां पे व्यक्ति कई बार बट्टे में आ जाता है, जहां पे कई बार आपको एक ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया जाता है जहां आपको दो में से किसी एक चीज को चुनना पड़ता है, और अगर आप चुन लिए होते हैं किसी चीज को, तो सामने वाला आपको फिर भी छोड़ता नहीं है और आपको जीवन भर कोसता रहता है। कई बार आपको जो है वो इतना बड़ा जो है वो बलिदान देना पड़ता है, इतनी बड़ी बलि देनी होती है, जिसका दंश आपको जीवन भर झेलना पड़ता है, और बाद में आप उसकी भरपाई कभी भी नहीं कर पाते। ये भी होता है। मंगलवार के जन्मे होने से व्यक्ति के अंदर साहस, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी, व्यक्ति के अंदर कुछ ना होने के बावजूद भी अपना धैर्य और बल और पराक्रम ना खोना, ये सब मंगल के कारण मिल जाता है। हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। विपरीत परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़ा होने के अलावा उसके पास कोई और मौका मिलता ही नहीं है, और कई बार तो वो मन महसूस करके इतना रो देता है कि फिर भी हे परमात्मा, चलो मेरी बात तो आपने रख ली। और वक्त आने पे कई बार एक अनजाना व्यक्ति जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता है, वो ऐसे आकर के आपकी मदद कर जाता है जो साक्षात ठाकुर जी की तरह लगता है। जीवन में ऐसे पक्ष इस कुंडली में ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूं, हालांकि बताऊंगा नहीं। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा पापक होते हैं। अब इस कुंडली को और भी ज्यादा जो मैं अगर
बृहद आकार दूं तो ध्यान से समझिए। तो जन्म कुंडली में यहाँ पे चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा और यहाँ वो बैठे हैं लग्न में। यहाँ पे जन्म कुंडली में लाभ के अधिपति जो पापक ग्रह हो जाते हैं, चंद्रमा इस कुंडली में पापक ग्रह हैं और उनको किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, कोई शुभ ग्रह उसके साथ नहीं है और ना तो किसी शुभ ग्रह का उनके पास असर है। ये बुध भी जो बैठे हैं ये वस्तुतः धनु के होकर के बैठे हैं और इस राशि से इनको कोई बल नहीं मिल रहा है। हालांकि ये दोनों अच्छे नहीं होते, बुध चतुर्थ भाव में बिल्कुल ही नेग्लेजिबल हो जाते हैं, बुध चतुर्थ भाव में बिल्कुल ही नल एंड वॉइड हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही शून्य हो जाते हैं। पर चूंकि वो किसी ग्रह के साथ बैठे हैं इस वजह से उनको परिणाम देना ही होगा, वो देना ही होगा और वो देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो लाभेश के साथ बैठे हैं। और कहीं ना कहीं से अगर आप गौर करें तो उनके ठीक तीसरे भाव में लग्नेश जहां बैठे हैं उसके ठीक तीसरे भाव में मंगल और राहु बैठे हैं, जो लग्नेश के प्रवृत्ति को बल देंगे, लग्नेश को साहस देंगे, बल देंगे, पराक्रम देंगे, ऊर्जा देंगे और व्यक्ति को ढीठाई बना देते हैं। आओ अगर तुम बिगड़ोगे तो मैं तुम्हें बना के छोड़ूंगी, इस तरीके का भाव। और वस्तुतः ये चतुर्थ भाव में साहस भरने का काम करेंगे। व्यक्ति के मानसिक शांति चाहे कितनी बार भी भंग करी जाए वो हर बार उसको बल दे देता है। क्लियर है? तो ये सप्तम भाव छठे भाव की बात थी। सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, इस वजह से व्यक्ति के जो पति होते हैं उनको व्यापार करना पड़ता है क्योंकि गुरु तुला के हैं और तुला राशि के गुरु व्यापार करवाने में माहिर होते हैं। वस्तुतः मैं एक बात बताऊं, शूल योग में जन्मे हैं आप और मूल नक्षत्र एक बार व्यवस्थित हो गए तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है और अब आप व्यवस्थित हो रहे हैं। क्योंकि मैं आपका भविष्य अब भाई जी में देख रहा हूं, भले नीच के हैं, वो डॉक्टर हैं, हो जाएंगे और बेहतर होंगे निस्संदेह। गुरु की दृष्टि है पंचम भाव के अधिपति और पंचमेश पे, तो घबराने जैसी कोई बात नहीं होगी। और उनसे एकादशवें भाव की अगर चर्चा करते हैं तो मंगल यहाँ बैठे हैं और परिवर्तन में बैठे हैं। उस भाव से चतुर्थस्थ भाव के अधिपति केंद्र में बैठे हैं, ये भी ठीक है। उस भाव के अधिपति और उस भाव पर गुरु की दृष्टि बन रही है, इस भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है, इस भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो ये चीजें जैसे देखिए ना, गुरु मंगल को देख रहे हैं और गुरु मंगल की राशि को भी देख रहे हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में इस भाव से केंद्र में बैठे और गुरु इस भाव के अधिपति को भी देख रहे हैं। तो इस वजह से गुरु का लाभ आपको इस मामले में मिल सकता है, जो कि अच्छी बात होगी। अष्टम भाव में शनि का नीच भी होना कोई खराबी नहीं। मंगल के साथ परिवर्तन में जाने के साथ व्यक्ति जो है वो कई बार बेवजह के ऋण में, बेवजह के उलझनों में उलझा रहता है और वो स्वयं के कारण नहीं, वो किसी दूसरे के कारण कई बार उसको हेडेक होती है, कई बार उसको चिंता में जाना पड़ता है और कई बार एक बंधी हुई आय जो कि या छोटी सी आय पिस करके रह जाती है। ये खास करके मंगल की दशा में ये बात विशेषतया, जहां एक बहुत बड़ा जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो मंगल की दशा में बंद हो जाती है। शूल योग में जन्मे होने से एक गले में फांस अटकी रहती है जो व्यक्ति को हमेशा ही चिंतित और परेशान करने के लिए काफी होती है। चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे अपने कुटुंबों से झगड़े हों, चाहे कुटुंब के साथ व्यापारिक या वैचारिक मतभेद हों, किसी भी तरीके से जहां आपको सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है और उसका कुछ भी मिले नहीं, चाहे ये हो, चाहे आपसी माहौल बाहर से देखने पर अच्छे हों पर अंदर से थोड़े कमजोर हों, ये चीज ये कमजोर होती है। किस्तुग्नकरण ये ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। शनि जो है वो क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण दम है, साहस है, बल है, राजसिक है, जो व्यक्ति को किसी ना किसी वजह से ला करके बिल्कुल ही अपने विपरीत गए पर्यावरण को खींच करके अपने अनुकूल बना लेने की ताकत दे देते हैं। नीच के शनि व्यक्ति को यहाँ पे और बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र में और बैठे हैं 9 डिग्री के, गुरु की दृष्टि है जो स्वयं चित्रा के बैठे हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति को वात और वात जनित बीमारियां और कई बार मोच आदि आने की समस्याएं, कमर दर्द आदि की समस्याएं पैदा करते हैं। ये उम्र के हिसाब से चीजें बढ़ती जाती हैं, इस वजह से इस पे कंट्रोल की आवश्यकता होगी। व्यक्ति को सूर्य की आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र यहाँ देख रहे हैं। माता जी को चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके धर्म तो आप करती हैं, ये तो मूर्ति ही है। और मैं तो इन्हें ये भी कह सकता हूं कि जो सूर्य 24 डिग्री के बैठे हैं और वो 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, जहाँ के अधिपति छठे में बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको देन लेन करने से बंद कर देना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके किसी भी तरीके से आपके भाग्य का बल कोई छीन नहीं सकता है। जो आपके पास आना है वो स्वतः आ जाता है, ये चाहे भाव बने या चाहे वो प्रैक्टिकल होके देख ही जाए, ये दोनों चीज़ें सामान्यतया चलती रहेंगी और इसमें कभी भी कमजोरी नहीं है।
नैतिकता, लोगों को सामने रखना, लोगों के लिए सोचना, समाज को देना, ये सब सूर्य और गुरु का इस प्रभाव पे आना और इस पे दृष्टि जाने से ये सारी चीजें, सारे मनोभाव बनते रहते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति उसमें सफल भी होता रहता है। क्लियर है? आपकी कुंडली में विख्यात होने का योग लगा है। भाग्य भाव के अधिपति, अगर भाग्य भाव को देखें, भाग्य भाव के अधिपति का संबंध लाभ भाव, भाग्य भाव के अधिपति का संबंध 12वें भाव के अधिपति के साथ कुछ ऐसा कर देना जो व्यक्ति को सामाजिक रूप से इस लेवल तक पहुंचा दे कि व्यक्ति समाज सेवी या समाज के लिए कुछ करने वाला है। आसपास के लोग उसको इस क्षेत्र के लिए जान सकते हैं, जहां प्रत्येक सीमा और प्रत्येक बंधनों को तोड़ करके व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए काम कर सकता है। निसंदेह, चाहे वो राजनीति के लिए हो, चाहे वो धर्म के लिए हो, चाहे वो वातावरण के लिए हो, चाहे वो पर्यावरण के लिए हो, चाहे वो संरक्षण के लिए हो, चाहे वो जीवों के लिए हो, किसी भी तरीके से आपको इस जीवन को व्यथा और वृथा नहीं जाने देना चाहिए और इसके लिए आपको आगे आना चाहिए। मैं निसंदेह इसके लिए आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा। और वस्तुतः ये बात बन रही है क्योंकि भाग्य भाव ये विश्वविख्यात होने का भाव है। इस भाव पे सूर्य की दृष्टि है, इस भाव के अधिपति इसको देख रहे हैं और इस भाव के ठीक पीछे शनि बैठे हैं, जो वस्तुतः आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग और कई प्रकार से आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति के निर्माण होने से बचा भी रहे हैं और आपको वो सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। क्लियर है? हालांकि भाग्य का सुख वो थोड़ा कमजोर करेंगे, ये एक अद्भुत बात होगी जो कि निगेटिव है। दशम भाव के अधिपति का संबंध दशम भाव से बना क्योंकि उसको देखा उन्होंने, तो व्यक्ति बोल करके, पढ़ा करके, किसी को कुछ दे करके, किसी को कन्विंस करके और कोमलता से, धैर्य से युक्त होकर के धन कमा लेता है। और वस्तुतः इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूं, तो सूर्य के बाद चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र तो नहीं, पर शनि, राहु और केतु, ये शब्द जो है वो आपकी कुंडली के लिए निगेटिव होते हैं। वस्तुतः कन्या लग्न की कुंडली के लिए शनि भी बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि पंचम भाव में उनकी गौण राशि बनती है और छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि बन जाती है। और वस्तुतः ये और भी ज्यादा खराब हो सकते थे जब ये परिवर्तन नहीं करते। तो अगर कुछ अच्छा बना है तो ये इसलिए बना है क्योंकि आपकी कुंडली में वो परिवर्तन योग में थे। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है जो आपको साहसी बना रही है और सेवा सुश्रूषा के लिए जागृत करना चाहती है। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर वो आपको क्रिएटिव बना रही थी, क्रिएटिविटी देती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में, संसाधन को एकत्रित करने के क्षेत्र में, संरक्षित करने के क्षेत्र में काम करे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। मंगल उनको आसपास के लोगों में, आसपास के समाज में बड़ा ही एक अच्छा स्टेटस मेंटेन करने वाला बना देता है और कोई भी व्यक्ति के बारे में किसी भी तरीके से अंदाजा नहीं लगा सकता। इसमें मंगल की सहायता होगी क्योंकि मंगल आपको यहाँ पे बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का बना देंगे, जो व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर ना तो महसूस होने देता है और ना तो इसमें ग्रह का ही प्रभाव होता है। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक आचरण, आपके स्वभाव में एक एक गतिविधि जो भी आप करते हैं, वो सारा का सारा ग्रह से ही प्रभावित होकर के आता है। ये मंगल ही था जिसने आपको कभी भी हारने नहीं दिया, आपके साहस को बना करके रखा, आपको ऊर्जान्वित करता रहा और आपको प्रोत्साहन देता रहा। ये उसके कारण होती है चीजें। दशमांश कुंडली में गुरु और शुक्र का बैठा होना, इन्होंने बात कही कि हम लोग बड़े संतुष्ट होते हैं। अब बताऊं क्यों? इसके कारण, क्योंकि यहां के अधिपति देखिए मंगल लग्न को देख रहे हैं और यहां वो शनि की राशि में बैठे हैं, यहां वो शनि की राशि में बैठे हैं, यहां वो उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं। उच्च के शुक्र के साथ बैठने से मंगल का बल बढ़ेगा और यहां मंगल बुध के साथ बैठे हैं। व्यक्ति क्रिएटिविटी पढ़ करके और कुछ लोगों को मुफ्त में सिखा करके, कम पैसों पर सिखा करके ही अपना जीवन निर्वाह कर देता है। उसको बहुत ज्यादा की आवश्यकता होती ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे गुरु और शुक्र बैठ करके आपको ये दिखा रहे हैं। दरअसल गुरु कौन है? पंचम के अधिपति। चंद्रमा कौन है? जन्म कुंडली में 12वें के अधिपति। तो 12वें के अधिपति का पंचम में आना मेहनत ज्यादा करवाए पर मिले कम, क्योंकि वो 12वें के अधिपति हैं और शनि और राहु। तो इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में दशमांश कुंडली जो बन जाती है वो पिस जाती है। इस कारण से व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ती है या कम पैसों पे उसको अपनी संपूर्ण ऊर्जा को देना पड़ता है। ये इसी के कारण है। और दरअसल आपको अगर ये बात बताऊं तो इसमें सूर्य, आपके जो बॉस हैं, वो भी कई बार कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके भी हाथ राहु केतु से बंधे होते हैं। दरअसल ऐसा होता है क्योंकि सूर्य हैं, उनको भी या तो सरकार से सपोर्ट नहीं है, या तो वहां की जनता से सपोर्ट नहीं है, या तो वहां के लोगों से सपोर्ट नहीं है। इस वजह से वो चाह करके भी कई बार आपकी मदद नहीं कर पाते। ऐसा संभव है, पर ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी जो सूर्य हैं वो निश्चित रूप से तृतीय भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ। वो कंफ्यूजन में भी यहाँ भी हैं, राहु से केंद्र में है, केतु से केंद्र में है। इसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। शुक्र बैठे भी हैं तो वो जन्म कुंडली में वस्तुतः वो तो खुद ही
कमजोर या ढूलम ढूल में है, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध अस्त है और चंद्रमा दोनों अस्त हैं। चतुर्थ भाव में अब एक बात जो अल्टीमेटली आपकी कुंडली को मैं फाइनल करूंगा कि वस्तुतः यहाँ पे जो दोनों ग्रह बैठे हैं वो अस्त होके बैठे हैं। अस्त ग्रह जहां बैठे तो थोड़ी परेशानी तो देंगे, पर वस्तुतः उससे ज्यादा परेशानी वो लग्न को, दशम को और लाभ को देंगे। क्योंकि अस्त ग्रह जब होते हैं तो ऐसा नहीं कि वो अपने कारक क्षेत्र का प्रभाव नहीं देंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपको इमोशनल बनाएंगे, आपको सेंटिमेंटल बनाएंगे, आपके भावनाओं को कैसे आपको नियंत्रित करना है इस पे आपका प्रभाव अभाव कई बार कम हो जाता है। कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा चाह करके भी वो एक्टिविटी नहीं कर पाता है, क्योंकि उस पर हजारों और लाखों बंदिशों का प्रभाव होता है, जिम्मेदारियां होती हैं जिसको निभाने की जिद उसके घर वालों की होती है। और वो चंद्रमा भी अस्त थे तो लाभ जो कि सब कुछ एक्वायर करवा देता है, उसके अधिपति अस्त थे, इस वजह से कई बार कमजोरी बन जाती है। तो ये ग्रह था जिसने आपको इतनी सारी यात्राएं करवाई। पर अभी राहु की दशा है और मैं ये कहूंगा कि अभी तत्काल प्रभाव से एक लाजवर्त आपको 2037 तक धारण कर लेनी चाहिए। आपकी कुंडली में कठिनाई भरे वक्त 2025 के जनवरी से 27 तक आ सकते हैं। आपकी कुंडली में कठिनाई भरे वक्त एक बार राहु में 2034 से 35 तक आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें बनती हैं। चंद्रमा और राहु का ग्रहण थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आरंभ में बड़ी मशक्कत और दिक्कत होती है, संतुलन बनाना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पर कई बार इनके ढीलेपन से, जो पति हैं उनके ढीलेपन से कई बार इरिटेशन होती है, पर वक्त के हिसाब से वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही संतुलन में आती जाती है। ये चीज़ बनती है। राहु की दशा है, लाजवर्त पहनना होगा, चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, ये प्रत्येक दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये आपकी कुंडली के लिए चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनती हैं। अब क्या मैं बताऊं इस कुंडली में, नक्षत्रों के आधार पर अगर बात कहूंगा तो शुक्र और सूर्य, शुक्र अनुराधा के, जिसके कारण वो भौतिकता व्यक्ति में कमजोर हो जाती है, और सूर्य ज्येष्ठा के, जिसके कारण व्यक्ति में कई बार वो जो क्रेडिट होता है, मेहनत करने के बाद जो परिणाम मिलता है वो नहीं मिलता, क्योंकि पंचमेश नीच के थे और सूर्य ज्येष्ठा के बैठे थे, जिसके अधिपति बुध अस्त थे। शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति इस कुंडली के लिए षष्ठेश होते हैं, नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा। अलग बात है वो परिवर्तन के साथ हैं, पर मैं फिर भी उसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रेडिट गोज टू अनदर पीपल, ऐसा वाला होता है जहां आपको नहीं मिलता। संभावनाएं कई बार बनती हैं कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, पर होते होते ठंडे बस्ते में वो चला जाता है। संभावनाएं कई बार होती हैं कि आपको इस बार कुछ अच्छा मिलेगा, पर वो होते होते रह जाती है। अलग तरीके से आपको सब कोई सम्मानित जरूर करता रहेगा, पर वस्तुतः जब बारी आएगी कि हाँ मुझे मिले, हाँ मुझे देना है, हाँ मुझे मिल जाएगा, पर उस समय वो चीजें छूट जाती हैं। इन सब चीज के लिए मैं आपको कहूंगा राम रक्षा स्तोत्र, चतुर्थी का व्रत और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ये सब श्रवण और चिंतन मनन अध्यात्म करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक मंत्र दूंगा जिसका जप आपको प्रत्येक दिन 10 मिनट अवश्य कर लेना चाहिए। अब क्या बताऊं, मुझे लगता है इस कुंडली को मैं जितनी भी वक्त देने की बारे में सोचूं, जितना भी दूं कम होगा, पर और भी बातें बता देता हूं। नवमांश कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठे अश्विनी नक्षत्र के, वो ठीक हैं, वो आपको मातृत्व के गुण से भर रहे हैं और वस्तुतः आपको अपने बारे में सोचने वाला नहीं बना रहे हैं। राहु के साथ बैठे होने के कारण कई बार दाम्पत्य को लेकर के कंफ्यूजन होता है, और कई बार मैं समझता हूं कि व्यक्ति जो है वो वहां पे बुध और शनि दरअसल तीसरे भाव में बैठे थे, किसी भी तरीके से व्यक्ति उस यात्रा को पूरा कर देता है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पे जो स्थिति बनती है, यहाँ कहीं ना कहीं से आपको मेहनत करनी ही होती है, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति जो नवमांश कुंडली में है, यहाँ गौर करिए सूर्य देख रहे हैं जो कि जन्म कुंडली के पंचम के अधिपति हैं। तो वस्तुतः अगर पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव को देखेंगे तो कमजोरी तो नहीं देंगे, लेकिन राहु की भी दृष्टि है। इस कारण से कई बार मिलते मिलते रुक जाए या कमजोर बन जाए, ये आपकी कुंडली में स्थिति बन रही है। दरअसल आप मंगल और शुक्र को देखते हैं तो तीनों वहां पे नवमांश कुंडली में मंगल, शुक्र और केतु तीनों विशाखा के बैठे हैं। आगे आने वाले वक्त में मैं इतनी बात कहूंगा कि किसी भी तरीके से अपने आप को गलत निर्णय में नहीं ले जाना है। अभी जब तक बन सके, मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में अभी 2027 तक आपको काम करने की बारी है। 2027 तक आपको काम करना चाहिए और आगे अभी आपकी कुंडली में वक्त है आपके साथ। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि नवमांश कुंडली में सुख है और पति को व्यवसाय ही करना चाहिए। अगर कुछ ढूंढना चाहते हैं
उसके बारे में चर्चा करनी होगी। और सूर्य जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं, वस्तुतः आपकी कुंडली में 12वां भाव संतुलित है, 12वां भाव ठीक बैठा है, खराब नहीं है। मंगल राहु केतु का प्रभाव है जरूर, 12वें भाव के अधिपति के ऊपर किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई देख नहीं रहा है। 12वें भाव के अधिपति शुक्र के साथ बैठे हैं, उसके ठीक पीछे गुरु बैठे हैं लग्न कुंडली में। नवांश कुंडली में भी 12वें भाव के अधिपति जो है वो 12वें भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव के ऊपर मंगल राहु का प्रभाव है। इस वजह से आराधना बनती है और ज़रूरी भी है, क्योंकि कई बार आप सिर्फ जिम्मेदारी निभाते निभाते कई बार अपने बारे में विचार नहीं करते और कई बार भगवान भी पीछे छूट जाते हैं। ये मत करिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बाकी जो चीज़ें पूछनी होंगी मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हमेशा हूँ जब तक इस शरीर में रक्त रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।